Hello everyone, we are back with a new chapter of linear equation one variable. इसका आपने क्लास 6 में लाइक 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। 7th में आपने लीनियर इक्वेशन के टर्म्स पे कुछ एक चैप्टर आपने पढ़ा था सिंपल इक्वेशंस करके, तो वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। इनकेस आपका स्किप हो गया या आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको डिटेल में वर्ड बाय वर्ड एंड टर्म बाय टर्म सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर में। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि अलजेब्रा बच्चों को डिफिकल्ट लगती है बिकॉज वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो वेरिएबल्स आने में क्या होता है ना कि बच्चे एक्स वाई ए बी से ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यार ये क्या है ना, बड़े टेंशन में आ जाते हैं। वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी पूरा प्रॉपर वे में कि इनसे डरना क्यों नहीं। सबसे इजी टॉपिक है आपके सिलेबस का, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, तो इसको कवर करने में हमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेशन, सबसे पहला चीज है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है ना। कि हमें पता है कि ये दोनों टर्म्स काफी सिमिलर हैं और काफी बच्चे इन दोनों को सेम भी मानते हैं, पर दोनों सेम नहीं होते हैं। तो इनका जो मेजर डिफरेंस है, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके बाद हम आएंगे लीनियर इक्वेशन पे कि इक्वेशन जब हमने समझ ली कि इक्वेशन क्या होती, तो हम बस समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एक बार हमने ये भी कर लिया, इसके बाद वी विल लैंड ऑन टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम ये एक एक करके टॉपिक वाइज पूरा कवर करेंगे ताकि आपको भी कहीं डाउट ना रहे और मेरा जो भी समझाने का वे है वो आप तक आराम से पहुंच जाए। क्लियर है बात? इन केस आपको हमारे चैनल के थ्रू कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो आई वुड प्रेफर कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए, कोई भी नए चैप्टर की वीडियो अपलोड हो या हम लाइव भी सेशंस लेते हैं तो आपको उसका तुरंत एक अपडेट आ जाए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कि हमारे पास एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किन के हेल्प से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आई एक्सप्रेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो की तीन टर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपकी अननोन वैल्यूज होती है, जो आपकी एक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि आपकी अननोन वैल्यूज है जिनको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी एज मुझसे 10 इयर्स कम है ना। मैंने क्या बोला कि आपकी एज मुझसे 10 इयर्स कम है ना। तो हमारा और आपकी एज में जो गैप आया वो कितना आ गया, 10 इयर्स का गैप आ गया, है ना। अब आपकी एज अगर 12 है तो मेरी एज क्या होगी? आपको गैप पता है, आपको डिफरेंस पता है कि हमारे बीच में 10 इयर्स का गैप है, राइट। और मैंने बोला कि अगर आपकी एज 13 है या 12 है तो मेरी एज क्या होगी? तो आप एक अननोन वैल्यू यानी कि मेरी एज जो अननोन है आपके लिए वो आप गेस कर सकते हो, वो आप एस्टिमेट कर सकते हो विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जहां पे हम ये अननोन वैल्यू की बात करते हैं वहां हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और इनको हम अपना लोअर केस में अल्फाबेट्स लेते हैं, जैसे कि हमने ए ले लिया, बी ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया एंड सो ऑन। ये हो गए हमारे बेसिक वेरिएबल्स। क्लियर है बात? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स पे या हम बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स एक तरीके से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं आपके वेरिएबल्स के और नंबर्स के एंड ऑपरेशंस। क्या होते हैं टर्म्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहला वेरिएबल्स प्लस ऑपरेशंस में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपके ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, साथ ही में आपके कांस्टेंट्स। इन केस इन तीनों में से कुछ भी अकेला भी है, ऑपरेशंस आपके कभी अकेले तो होंगे नहीं, है ना। जो भी टर्म अकेला आ सकता है वो आपका वेरिएबल हो सकता है या आपके कांस्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई टर्म लिखा 3, ठीक है, तो ये आपका एक टर्म है। कैसे? बिकॉज ये एक आपका
कांस्टेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, जैसे कि मैंने कुछ लिखा जैसे कि 5a। 5a का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने a की वैल्यू चेंज की तो साथ में ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ आपका a है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे 5a इज अ टर्म, ये टर्म है बट ये सिर्फ वेरिएबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 5 आपका डिपेंड कर रहा है आपके a पे कि a की वैल्यू अगर चेंज होगी तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ये आपका एक वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल्स आपके ये गिवन है, ये मैंने मेंशन किया है। क्लियर है बात? ठीक है, फिर यहाँ पे वापस आते हैं टर्म्स में। टर्म्स हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक कोई नंबर लिया 3, ठीक है, तो 3 आपका टर्म है। हाउ? बिकॉज 3 आपका एक कांस्टेंट है। तो मैंने बोला कि अगर आपका कोई वेरिएबल या आपका कोई कांस्टेंट अगर अकेला है तो हम उसको भी टर्म की तरह उसको टर्म बोलेंगे, उसको टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? बट इन केस अगर आपके पास इन तीनों के कॉम्बिनेशंस है, या मैंने बोला पहले 3a, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का और कांस्टेंट का एक आपस में आप कह सकते हो कि एक फॉर्म आ गया है ना, कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये भी आपका एक हो गया टर्म। क्लियर है? तो आपका 3 भी एक टर्म है, 3a भी एक टर्म है। एंड इन अ सिमिलर वे अगर मैंने लिखा 3a + 5, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका वेरिएबल डिपेंडेंट है, बिकॉज a चेंज होगा तो आपका पूरा पूरा 3a चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? फिर मैंने प्लस के मैंने एक ऑपरेशन ऐड किया एंड एक कांस्टेंट भी उसमें ऐड कर दिया, तो आपका 3a + 5 क्या हो गया, एक अगेन अ टर्म। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये आपका टर्म 1 है और ये आपका टर्म 2 है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, they are a combination of variables and terms, and multiple terms होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, एक एक्सप्रेशन in terms of the variable, चाहे वो वेरिएबल a हो, x हो, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ अभी लिखा है आपके पास 3a + 5। ठीक है, अब मैं ऐसे यहाँ लिख लूं 7a + 8b + 15। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 7a एक टर्म, 8b दूसरा टर्म, 15 आपका तीसरा टर्म, बिकॉज ये अगेन एक आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल यूज किए एंड आपके 3 टर्म्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज किए और साथ में मैंने एक कांस्टेंट भी यूज किया, आप ये भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, मल्टीपल टर्म जब साथ में हो और उन टर्म्स में आपके पास वेरिएबल्स भी हो, ऑपरेशंस भी हो एंड कांस्टेंट्स भी हो। क्लियर है बात? इन केस आपके पास कोई टर्म है 3a, 3, अभी हम 3 की बात करें, 3 भी आपका एक टर्म है बिकॉज 3 आपका एक कांस्टेंट है। क्लियर है? वैसे ही 3a भी आपका एक टर्म है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन कहलाएगा बिकॉज 3a इज ऑल्सो हैविंग अ वेरिएबल। तो ये भी अगेन आपका कॉम्बिनेशन, अगर आपका इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इट इज टर्म्ड एज एन एक्सप्रेशन। और जो सिंगल टर्म्स होते हैं वो हमारे हो गए टर्म, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट लिया ऑपरेशन से पहले वाला पार्ट, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, मैंने ये प्लस के बाद वाला जो टर्म लिया वो मेरा सेकेंड टर्म हो गया एंड जो लास्ट वाला आया वो मेरा हो गया थर्ड टर्म। क्लियर है? अब ये अगर हम बात करें, यहीं पे अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, मान लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म्स को, मैंने बोला 7a × 8b, 7a × 8b, तो क्या आपके यहाँ पे 2 टर्म्स हैं या एक ही टर्म है या आपके 3 टर्म्स आ रहे हैं? क्या बोलोगे आप? यहाँ पे आपके पास सिंगल टर्म है। वाई? बिकॉज मल्टीप्लाई पॉसिबल है वेरिएबल्स के बीच में, a × b आपका a भी बन जाएगा एंड आप 7 × 8 भी कर सकते हो, तो 7 8 जा 56 एंड a भी आपका बन गया, a × b आपका बन गया ab। तो ये अगेन आपका क्या आया, सिंगल टर्म्ड एक्सप्रेशन, सिंगल टर्म्ड। अगर आपका मल्टीप्लाई है या आपका डिवाइड भी है, जैसे कि मैंने लिखा 6a / 2, तो आपके पास क्या आया, 6a आपका फर्स्ट टर्म एंड 2 आप बोलोगे कि वो आपका सेकंड टर्म है, नहीं, 6a / 2 को आप लिख सकते हो 6a/2 विच विल एंड अप टू 3a, यानी कि अगेन ये आपका सिंगल टर्म्ड वेरिएबल है।
क्लियर है बात? ठीक है, तो अगर हम प्लस या माइनस यूज करें तो हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आ जाएंगे एंड दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सप्रेशन। क्लियर है? बट अगर आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ है तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, वहां पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास सिंगल टर्म आएंगे। अगर मैंने यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ और भी करे तो आपके पास मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपकी बात हुई एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेशन। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इनको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस, कि आप बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हो, दो चीजों को इक्वल दिखाना चाह रहे हो, दैट इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन बनती कैसे है? इक्वेशन बनती है बाय इक्वल एक्सप्रेशंस। आप अगर इक्वल एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि a प्लस बी और 5, मैं a और b को प्लस करूं और 5 है मेरे पास एक एक्सप्रेशन, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये आपके पास एक क्या आ गई? इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में आपका जो बेसिक डिफरेंस है वो है इक्वल टू के साइन का, कि यहाँ पे आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। एक्सप्रेशन में हम कुछ भी नहीं लेते, हमने बस अपने टर्म्स को एक फॉर्म में लिखा है, नथिंग एल्स। बट यहाँ पे हमारे पास इक्वल का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक्सप्रेशन 1, ये आपका एक्सप्रेशन 1 और ये आपका एक्सप्रेशन 2, दोनों अगर इक्वल है, दोनों के बीच में अगर इक्वल का साइन है तो ये इसको हम कहेंगे एक इक्वेशन। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर मैंने लिखा 7a प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन, दोनों आपस में क्या है? इक्वल, बिकॉज मैंने इक्वल का साइन बीच में मेंशन कर दिया है ना। तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल, इक्वल का जो लेफ्ट साइड है वो आपका बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल। यानी कि अगर हम इक्वल पे खड़े तो उसका जो लेफ्ट साइड है, जिसका राइट साइड है, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि बैलेंस मेंटेन होगा। बैलेंस अगर आपका इक्वल आ रहा है, अगर हमने उसको मेंटेन किया, इक्वल आ रहा है, तो वो होगी एक इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिख दे रही हूँ इक्वेशंस के। तो जैसे कि मैंने लिखा 8a माइनस 8 इज इक्वल टू 11, या हम लिख सकते हैं 8a इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे 8a आपका सिंगल टर्म्ड एक्सप्रेशन है, 16 भी आपका सिंगल टर्म्ड एक्सप्रेशन, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये बन गई एक इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन आ गई, ये एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 2, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन। क्लियर है बात? पक्का? अब हम बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस की, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हमने बात की, मैं आपको मेंशन भी किया कि एक्सप्रेशन इज लाइक जस्ट नोटिंग डाउन दी स्टेटमेंट, कि आपने स्टेटमेंट को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे कि मैंने लिखा सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने बोला सम ऑफ टू नंबर्स, तो यानी कि कोई दो नंबर, दोनों मेरे पास क्या है? अननोन है, तो दोनों ही अननोन नंबर्स को मैंने a एंड b अज्यूम कर लिया। तो मैंने क्या बोला? सम मतलब प्लस करना है, और दो जो अननोन नंबर्स है उनको मैंने ले लिया a एंड b, इनका सम मुझे गिवन है। इसको अगर हम मैथ्स के टर्म से डिकोड करें तो इसका मतलब होता है इक्वल, है ना, इज इक्वल टू या इज 10 मतलब इक्वल के बाद क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 2, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। तो एक्सप्रेशंस विल बी इक्वल टू ईच अदर, तो वो बन गए इक्वेशन। क्लियर है बात? तो आपके एक्सप्रेशंस के हेल्प से हम इक्वेशन बनाते हैं ओनली इन द केस व्हेन दे आर इक्वल। वहां पे अगर इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट है तो वो होंगे आपस में इक्वल, दैट मीन्स कि वो आपके एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल है। इक्वल हुए तो उनको हम क्या, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा मेरा क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गई।
क्लियर है बात? तो ये मेजर है, बेसिक डिफरेंस है। अगर आप अभी समझ लोगे तो बेटर है, बिकॉज आगे जाके ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है 9th-10th में भी कि यार एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो इट्स बेटर कि आप अभी ही ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि डिफरेंस जो मेजर है वो क्या है। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम आगे इसके टर्म पे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन की। हमने सीधे समझ लिया कि इक्वेशन क्या होती है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, या लीनियर एंड वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे आपके जितने भी वेरिएबल्स हो, आप 10 वेरिएबल यूज कर रहे हो, 5 यूज कर रहे हो, या सिर्फ 3 यूज कर रहे हो, या सिर्फ एक ही यूज कर रहे हो, उनकी पावर, उनकी हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल के जो भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो अपने इक्वेशन में, उन सब वेरिएबल्स की पावर, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो आपकी होगी लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, एक हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, ऑल या ईच वेरिएबल ऑल और ईच वेरिएबल इज 1। 1 से ज्यादा या 1 से कम नहीं होनी चाहिए आपके किसी भी वेरिएबल की पावर। जैसे कि मैंने लिखा 7a² + b = 8। अब यहाँ पे आपके पास a की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, hp लिख रही हूं मैं यहाँ पे, hp ऑफ a यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ a आपके पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही। दिख रहा है कि a की पावर 2 जा रही है, स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। और आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ b कितनी है, b में कोई पावर नहीं है, तो वहां पे आपकी हुई 1, है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये हाईएस्ट पावर है 2, इसकी वजह से ये आपका एक लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, बिकॉज मैंने मेंशन किया कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, जहां पे आपके वेरिएबल्स की, आप जितने भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हो उन सब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वुड बी ओनली 1। जैसे कि मैंने लिखा 8a + 7b - z = 11। तो यहाँ पे मैंने कितने वेरिएबल यूज किए, यहाँ मैंने 3 वेरिएबल यूज किए, नेमली a, b एंड z। क्लियर है बात? अब इन तीनों की पावर कितनी जा रही है, हाईएस्ट पावर, a की हाईएस्ट पावर 1, b की हाईएस्ट पावर 1 एंड z की भी हाईएस्ट पावर 1। तो यहाँ पे आपके पास तीनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो इस केस में हमें क्या बात करनी है कि हमने यहाँ तो मल्टीपल वेरिएबल्स की बात की, अब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात करेंगे, यानी कि हमें सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे a, b और z है, तो यानी कि हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता और z भी नहीं पता, ये तीनों ही मेरी क्या हुई, अननोन वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में आपके पास सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने लिखा अगर 7x - 11 = 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास 7x - 11 = 4 के केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है और उसकी हाईएस्ट पावर भी आपकी 1 है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो आपकी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है बात? पक्का? ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो हम ले सकते हैं 14x - 5 = 20। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, आपका x की हाईएस्ट पावर 1 जा रही है, आपने -5 किया, जो भी किया इक्वेशन एक फॉर्म हो रही है, लीनियर है बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 1 है एंड इन वन वेरिएबल है। वाई? बिकॉज आपका x की हाईएस्ट पावर 1 गई है। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आपके 2 मेथड हैं, मैं दोनों बताऊंगी पर एक एक करके। क्लियर है बात? ये आप 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं एक बस रिकैप दे रही हूँ आपको, ताकि जब भी हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़े तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बस इसीलिए। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 मेथड आते हैं जैसे मैंने मेंशन किया, तो पहले मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगी एंड आपसे ही नाम पूछूंगी एंड में कि आपको क्या याद है कि इसका क्या नाम था, इस मेथड का क्या नाम था। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x - 3 = x +
2। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं अपने x को, इस x को शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे। x मेरा कहाँ है? ये जो x है ये मेरा कहाँ है? ये मेरा राइट साइड पे है इक्वल के। अगर मैं इसको राइट से उठा के लेफ्ट पे रख देती हूँ, राइट से उठा के मैं इसको लेफ्ट पे रख दिया इक्वल टू के साइन में, तो इसका खुद का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर वो माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, 2x माइनस 3, मैंने इस x को शिफ्ट किया लेफ्ट पे, तो ये प्लस में था, ये आपका हो गया माइनस में, एंड दिस इज इक्वल टू 2। आपके राइट पे सिर्फ एक +2 बच गया। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2x और ये -x, 2x में से 1x हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ सिंगल x है ना, और साथ ही में हमारे पास बचा -3 एंड इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मुझे x को आइसोलेट करना है ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो मेरा मेजर एम स्टार्टिंग से क्या है, टू आइसोलेट x, कि मैं x को आइसोलेट कर दूं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब मैं इस 3 को शिफ्ट करूंगी राइट साइड पे। तो 3 मेरा माइनस में है, मैं इसको लेफ्ट से उठा के राइट पे रखा, तो आपका माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 वहां गया, तो ये आपका हो गया 2 + 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई प्लस करने पे 5। अब बताओ ये कौन सा मेथड है जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है, ये कौन सा मेथड है? ये है आपका ट्रांसपोजिंग मेथड। ये है आपका ट्रांसपोजिंग मेथड, जहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपने टर्म्स को या मैंने अपने वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए टर्म्स की शिफ्टिंग की लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं अपने टर्म्स को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में शिफ्टिंग की। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। क्लियर है बात? ठीक है। इसी से हम एक बार जो कुछ रूल्स हैं वो गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो मैं रूल्स की बात करी थी, वो रूल्स क्या है? सबसे पहला है हमारे पास, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पे और राइट साइड ऑफ द इक्वल पे दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दूं, यानी कि मैंने +2 किया, मैंने x में भी +2 किया एंड 2 में भी +2 किया, तो ये भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो देखो अगर x 2 के बाद मैंने सेम नंबर ऐड किया तो x + 2 2 + 2 भी आपस में आ जाएंगे इक्वल। ठीक है। ऐसे अगर मैं सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया, सेम मेथड से अगर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया, जैसे कि लिखा x -2 और यहाँ लिखा 2 - 2, x और 2 आपस में इक्वल थे, मैंने -2 कर दिया, तो भी आपकी वैल्यू जो रिजल्ट होगा वो भी आपस में इक्वल ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन से सेम नंबर दोनों एंड्स पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपस में सेम ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है हमारे पास, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर। कोई भी नॉन जीरो नंबर से, यानी कि मैंने अगर सेम केस लिया, बोला मैंने आपसे कि वी हैव x इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने कोई नॉन जीरो नंबर लिया, यानी जीरो के अलावा मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने अगर 5 लिया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया x को और 2 को भी मल्टीप्लाई किया 5 से, यानी कि 5 मैंने मल्टीप्लाई किया अपने लेफ्ट पे भी अपने राइट पे भी, तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। बात समझ में आई? यानी कि अगर आप देखो, इन केस आप 0 लेते हो, हम 0 क्यों हटा रहे हैं, हम 0 लेते हैं तो आपके दोनों एंड्स पे वैल्यू 0 ही आ जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2 है और मैंने 0 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 0 एंड 2 इंटू 0, तो आपको देखो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो क्या आप अपने x की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, आइसोलेट कर पाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉन जीरो वैल्यू लेते हैं, कि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम डिवाइड भी करें अगर, तो वो हम नॉन जीरो से ही करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 और मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं या सेम नंबर से डिवाइड करूं जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, तो जो मेरा रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा।
क्लियर है बात? ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास a/2 इज इक्वल टू 5/4 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है कि मैं यहाँ पे जो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि मैं इस 4 को a के पास भेज सकती हूँ और इस 2 को मैं भेज सकती हूँ 5 के पास। तो मैंने एक क्रॉस बनाया, यहाँ पे मैंने एक क्रॉस बनाया, एक क्रॉस बनाया और मैंने देखा a आपका मल्टीप्लाई होगा 4 से, मैंने लिखा a इंटू 4 और वो बराबर आएगा 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से, यानी कि 5 इंटू 2। बात समझ में आई? दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके बेस पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा। मे बी वर्ड्स ना समझ में आ रहा हो, बट हम क्वेश्चंस करेंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात? ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कि मान लीजिए हमारे पास है x/7 एंड दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैं 7 को लिख सकती हूँ 7/1, वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमने बनाया एक क्रॉस, हमने बनाया एक x या क्रॉस, ठीक है। अब जो क्रॉस बन रहा है x और 1 साथ में, तो मैं x और 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो आ गया मेरे पास x, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस क्या बन रहा है? 7 को 7 इंटू 7 49, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 49 के। तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारी वैल्यूज आपस में सेम आएंगे, तो अगेन हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोजिंग। जो मैंने अभी आपको समझाया मेथड सॉल्व करने का अपनी इक्वेशन को, वो आपका है ट्रांसपोजिंग। कि आप किसी भी टर्म को अगर अपने लेफ्ट टू राइट पे शिफ्ट करते हो या राइट टू लेफ्ट पे शिफ्ट कर, यानी कि आप उसका साइड चेंज कर रहे हो, वो लेफ्ट पे था राइट पे चला गया, राइट पे था तो लेफ्ट पे, अगर आपने साइड चेंज करी है अगर, तो उसके साइन भी चेंज होंगे। अगर वो प्लस में था, शिफ्ट करने के बाद वो माइनस में आ जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में था तो शिफ्ट करने पे वो डिवाइड में आ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोजिंग। तो एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी टर्म ले लिया, अगर हम कोई भी सिंगल टर्म अगर हमने लिया है, मे बी टेकन टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, हमने उसको इक्वेशन के अदर साइड पर शिफ्ट किया, एनीवेज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा? वो चेंज होगा विद इट्स साइन, उसका साइन चेंज हो जाएगा विद द शिफ्टिंग ऑफ इट्स साइड। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग, जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके दिखाया। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस पे। तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो इन स्पेसिफिक टर्म्स का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रहे। एंड ये स्टेटमेंट्स आपको गो थ्रू करने हैं रेगुलरली, ताकि आप कोई भी स्टेप गलती से भी मिस ना कर लो, बिकॉज इनके बेस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। क्लियर है बात? की मेथड आपसे पूछ लिया या एड सब्ट्रैक्ट का आंसर पूछ लिया, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं। क्लियर है? तो जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इस पे आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको पहले ट्रांसपोजिंग मेथड से आपको समझाऊंगी, ठीक है, फिर हम आगे कोई मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आया हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? It is 5x plus 7/2 which gives us 3/2x minus 14। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ये सॉल्व करना है फॉर x। हमें यहाँ पे कुछ तो काम करना है जहां से हमारे पास x आइसोलेट हो जाए और उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। एक बार आपका x आइसोलेट हो गया तो आंसर हमारे पास आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि हम यहाँ पे 3/2x को शिफ्ट कर लेते हैं अपने राइट से लेफ्ट साइड पे। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने क्या सोच रही हूँ कि मैं 3/2x को लेफ्ट पे लिख लूँ और 7/2 को मैं राइट पे लिख लूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक करके। ठीक है, आप साथ में भी कर सकते हो, दो चीजों को शिफ्ट कर सकते हो साथ में, बट वो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, अगर आपका सॉलिड है कॉन्सेप्ट, तो आप ये काम कर सकते हो। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे ये काम करना है। तो सबसे पहले आया 5x, आपने 3/2x को शिफ्ट किया लेफ्ट, तो यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ पे आपका आ गया ये चीज माइनस में 3/2x, है ना, और दिस इज इक्वल टू -14। आपका 14 किस में था? नेगेटिव में, तो मैंने उसको वैसे का वैसा ही कॉपी कर दिया। देखो, मैंने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3/2x को लेफ्ट, अपना राइट से शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब मैंने एक्स एक्स टर्म्स को साथ लिख लेना है, मैं इनको साथ में लिख लेती हूँ। तो मेरे पास क्या आया, 5x माइनस 3/2x प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू -14। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, मतलब कि इनके वेरिएबल जो है वो आपस में सेम है, तो हम इनको प्लस या माइनस आराम से कर सकते हैं। तो इनको प्लस माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को आई कैन राइट एज 5/1 एज अ फ्रैक्शन। 5 को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 5/1 लिख सकती हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या लेंगे, एक एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम वुड बी 2। आपका एलसीएम 2 आ गया है ना। अब देखो एलसीएम 2 लिया है ना। अब देखो यहाँ पे 1 को मैंने 2 बना दिया। 1 को 2 हम कैसे बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग और 2 टू इट। मैंने 1 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो 2 बन सकता है। तो सेम काम करना है हमें न्यूमरेटर के साथ भी। अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 2 में, तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर मैंने 1 into 2 किया तो यहाँ भी आपका 5 into 2 आना चाहिए, तो वो आपका आ जाएगा 10x। ठीक है, 5x नहीं आएगा, हमने यहाँ एलसीएम लिया है इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, 2 और 2 आपस में सेम है, तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये आपका हो गया 3x, सेम का सेम ही रहा। ठीक, कोई चेंजेस नहीं किए। और साथ में हमारे पास क्या है, प्लस 7/2 इक्वल टू -14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, 10x माइनस 7x हमारे पास आ गया 10 माइनस 3x हमारे पास आ गया 7x/2। अब मैं क्या करूंगी, इस 7/2 को मैं शिफ्ट करूंगी अपने राइट साइड पे। तो 7/2 क्या है मेरा, 7/2 मेरा प्लस में है, इधर जाते ही वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, -14 माइनस 7/2। ठीक है, अब यहाँ भी हम फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, -14 को -14/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 14/1 और 7/2। इसका एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 अगेन, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम काम होगा न्यूमरेटर में भी, यानी कि यहाँ पे 14 था तो 14 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 28, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ था। फिर -7/2, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये आपका -7 ही रहेगा, है ना। बात समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे 7x/2 इज इक्वल टू, ये आपका माइनस माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा -35/2। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वाले रूल में कि इफ यू मल्टीप्लाई सेम नंबर को आप दोनों एंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास क्या है, 7x/2 इंटू 2 और यहाँ पे -35/2 इंटू 2। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 7x इज इक्वल टू -35। अब हम सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या बचा, आपने 7x को डिवाइड किया 7 तो आपके पास बचा x, फिर -35 डिवाइड बाय 7 बचा हमारे पास -5। तो यानी कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वुड बी x इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये लेंदी लग रहा होगा आपको भी, बिकॉज मैंने स्टेप बाय बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन किया है अभी, बट डरने वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करना ट्राई करूँ ताकि आपको लगे कि इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आपको लग रहा है। क्लियर है बात, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यूज करेंगे, तो आपको जुड़े रहना है ताकि आपको एंड तक पूरा चैप्टर सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x/3 प्लस 1 एंड 7x/15 प्लस 3। ठीक है, अब आई वुड प्रेफर स्टेप 1 में क्या एलसीएम ले लो, लेफ्ट पे भी एलसीएम ले लो, राइट पे भी एलसीएम ले लो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे
ले रही हूं टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप देखो आपके लेफ्ट साइड पे क्या आएगा एलसीएम, यहाँ पे आपका 1/1 लिख सकती हूँ इसको मैं, तो आपका एलसीएम आ गया 3, है ना। तो फर्स्ट टर्म आपका सेम है, वो 3, इसके पास 3 है, ये 3 ही है, तो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो 2x आपका सेम रहेगा। तो यहाँ आपके पास आ गया 2x प्लस यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में 1 था, ये 3 बन गया। अब 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग अ 3 टू इट। तो यही सेम काम हमको करना है न्यूमरेटर में, यानी कि हमने इसमें भी 3 को मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 को मल्टीप्लाई किया, सेम काम किया। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 3, है ना। ये 1 आपका क्या टर्न हो जाएगा इनटू 3। ठीक है, अब आया आपका इक्वल। अब राइट साइड पे आपने 3 को लिखा 3/1, तो अगेन एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास ये 15 था, ये भी 15, तो दोनों सेम है, यानी कि न्यूमरेटर भी सेम रहेगा। तो 7x प्लस ये 1 था डिनोमिनेटर में, ये आपका 15 बन गया। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए, क्या मल्टीप्लाई करें 15। तो आपको सेम काम करना है न्यूमरेटर के साथ, यानी कि यहाँ 3 भी आपका 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 45, है ना। क्लियर है बात, पक्का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एलसीएम जो आपने लिया है, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। या एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 50। हम 15 दोनों एंड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, क्या आया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15। एंड सिमिलर वे में यहाँ आया 7x प्लस 45 अपॉन 15 इंटू 15, है ना। देखो राइट साइड पे आपको 15 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या है, ये 3 1s और ये 3 5s। अब जो ये 5 है आपका, ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 3 आपका दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा था, तो इन सिमिलर वे आपको जो ये 5 बचा, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस 3, ब्रैकेट में कर दिया बिकॉज दोनों टर्म साथ में है, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। वहां क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 7x प्लस 45, है ना। इतनी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बॉड मास क्या कहता है, ब्रैकेट्स फर्स्ट। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले ये 5 आपका मल्टीप्लाई होगा 2x से, जो कि आपके पास आ गया 10x, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा आपके 3 से, विच वुड बी प्लस 15। अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास 7x प्लस 45। अब हम यहाँ करेंगे थोड़ी सी शिफ्टिंग। अभी देखो मैंने कहीं भी कोई शिफ्टिंग नहीं की है, मैंने कोई भी शिफ्टिंग अभी तक नहीं की है, तो अब हम करेंगे अपनी शिफ्टिंग। तो यहाँ पे शिफ्टिंग करने के लिए हमारे पास कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम 7x को, अब मैं यहाँ पे 2 टर्म्स को साथ में शिफ्ट करूँ, तो ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ स्टेटमेंट, हमारे पास क्या है 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 45। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 शिफ्टिंग साथ में करूंगी, 7x की और 15 की शिफ्टिंग करूंगी। तो अगर मैं 7x को अपने राइट से लेफ्ट पे लेके आ रही हूँ, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी मेरे पास क्या था 10x, है ना, 10x माइनस 7x। अब मैंने यहाँ 15 नहीं लिखा बिकॉज 15 को भी शिफ्ट करने वाले, मैं उसको उठा के राइट पे कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 15 है, उधर जाते ही इट विल बी 45 माइनस 15, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 काम साथ में कर दिए, 2 टर्म्स की शिफ्टिंग साथ में कर दी। इनके साथ कोई टफ लग रहा हो कि यार एक बार में नहीं हो पा रहा है 2 टर्म्स की शिफ्टिंग, तो आप एक एक करके भी कर सकते हो। क्लियर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक एक करके भी काम कर सकते हो, बस आंसर सही आना चाहिए, आपके स्टेप सही होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 10x माइनस 7x कितना बचा 3x, और यहाँ 45 माइनस 15 बचा हमारे पास 30। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे x को करना है आइसोलेट।
यहाँ पे आपका x 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये है आपका 3 इंटू एक्स, तो अगर मैं 3 को शिफ्ट करूं राइट साइड पर तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपका x क्या बचेगा, 30 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप 30 डिवाइड बाय 3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां से आपका x कितना आ गया, x आ गया डिवाइड करने पे, x आ गया आपका 10। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे हमने क्या किया, हमने अपने पहले तो शिफ्टिंग नहीं की, पहले हमने यहाँ पे बेसिक रूल्स अप्लाई किए, आपके जो स्टार्टिंग में कुछ रूल्स थे मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, फिर हमारे पास कुछ टर्म्स आ गए एंड ये फिर मैंने यहाँ पे जाके थोड़ी सी शिफ्टिंग की और मैंने एक समय 2 शिफ्टिंग भी की, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, बट दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। मैथ्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, शॉर्टकट्स आर नॉट अ वे टू मैथ्स। अगर आपको टैकल करनी है मैथ्स तो प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू डू इट। तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स के साथ में शिफ्टिंग की, मैंने 15x को शिफ्ट किया राइट पे, 7x को शिफ्ट किया लेफ्ट पे, तो दोनों के साइंस चेंज हो गए, जो प्लस में थे माइनस हो गए एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x आइसोलेट करने पे। क्लियर है, पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, ब्रैकेट्स का मतलब कि आपको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है सब, बिकॉज बोर्ड पास में सबसे पहला काम होता है टू ओपन द ब्रैकेट्स। तो पहला ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल लेट मी नो द वैल्यू ऑफ y, कि आपकी y की वैल्यू क्या आएगी वो आप मुझे बताएंगे। क्लियर है, ताकि मैं भी क्रॉस एग्जामिन कर सकूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 2 numbers are in a ratio 8:3। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं, दोनों ही क्या हो गए हमारे लिए, अननोन नंबर्स हो गए, है ना, दोनों ही क्या हो गए, अननोन है। उनका रेशियो हमारे पास कितना है, 8:3। फिर वो क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 140, दोनों नंबर्स का जो सम है उनको ऐड करने पे सम कितना आ रहा है, 143। तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आप जल्दी से एक बार ट्राई कर लो क्वेश्चन, ताकि फिर हम आगे इस पे बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम अपने स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सोल्यूशन में क्या लेंगे, हम अपने नंबर्स को लेट कर लेते हैं, क्योंकि उनका रेशियो क्या गिवन है, 8:3। तो हम क्या ले सकते हैं, लेट दी नंबर्स बी 8x एंड 3x। मैं नंबर्स को 8x एंड 3x अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, अगर नंबर्स का सम 143 यानी कि एक नंबर 8x दूसरा 3x, इनका सम कितना है, 143, यानी कि ऐड करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे 8x प्लस 3x का जो सम है वो है इसका मतलब इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 143। तो ये आ गई मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन। इक्वेशन फॉर्म हो गई। 1 वेरिएबल में भी देखो मैंने सेम एक ही वेरिएबल यूज किया है, तो यहां से अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अब देखो 8x प्लस 3x कितना होता है, आपके लाइक टर्म्स है, सेम वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर भी सेम है, तो हम टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8x प्लस 3x हमारे पास आ गया 11x, और जो कि बराबर है 143 के। अब यहाँ पे बस दो काम कर सकते हो आप। पहला कि आप 11 को पहले शिफ्ट कर दो राइट साइड पे, शिफ्टिंग यानी कि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाते ही वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड बाय 11, और पूरी इक्वेशन को, यानी कि दोनों साइड्स पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो ये आपके पास आया 11x अपॉन 11 इक्वल टू 143 अपॉन 11। ठीक है, ये भी काम कर सकते हो। यहाँ से आपका ये 11 आपस में हो गया कैंसिल, ये बचा x, और यहाँ पे हम अगर थोड़ी कैंसिलेशन करें, 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 एंड ये 1 गया कैरी, 3 गया कैरी एंड 3, तो x आ जाएगा 13। दूसरा मेरे जो मैं बता रही थी वो क्या था कि हमारे पास है 11x इक्वल टू 143, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, 11 को शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, राइट साइड पे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाते ही वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, 11 मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 143 अपॉन 11। तो यहाँ से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये दोनों का काम सेम है। यहाँ देखो आपका 11 ऑलरेडी कैंसिल हो रहा
है ना। अगर आपने अपनी डिविजन भी की है दोनों एंड्स पे तो भी आपका 11 लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो रहा है ना। और राइट साइड पे मैंने क्या किया, 11 को मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे मैंने प्रॉपर ट्रांसपोजिंग की है और यहाँ पे मैंने एक रूल यूज किया है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। एक्स आ गया एक बार हमारे पास, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर्स, है ना। गिवन नंबर्स क्या थे हमारे पास, 8x एंड 3x। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 8x, जो कि 8x का मतलब 8 इंटू एक्स, x का मतलब क्या हुआ 13, तो हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कैरी गया एंड ये आ गया 104। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। सेकेंड नंबर क्या है 3x, तो ये आपके पास क्या हुआ 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब x की वैल्यू विच इज 13 वो हमने प्लेस की, तो ये हमारे पास आ गया 9 एंड 3। तो ये आ गया हमारे पास हमारा। अब जब वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट भी देना है, तो वो क्या आएगा हियर, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 104 एंड 39। क्लियर है बात, जिनका रेशियो आपको 8:3 मिलेगा एंड ऐड करने पे वैल्यू 143 मिल जाएगी। क्लियर है बात, पक्का। अब एक नया वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए एंड देन वील वर्क इट आउट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा। यहाँ पे अगेन हमें रेशियो दिया गया है तो हम टर्म्स उसी के हिसाब से ले सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन अ रेशियो ऑफ 7:5। 7:5 के रेशियो में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो हमें गिवन है। फिर वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे हमें अपने स्टेटमेंट को, अपने वर्ड्स को मैथमेटिकल टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो वो काम भी आसान है, बहुत टफ नहीं है, वो भी करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ रेशियो ऑफ 7:5। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। क्या किया, यहाँ मैंने अपने नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज को ब्रेक किया, रेशियो को जो मुझे गिवन था उसको मैंने ब्रेक किया 7x एंड 5x में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, ATQ इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। की क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8, नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, तो 7x नंबर ऑफ बॉयज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 8 मोर देन, क्या बोल रहे हैं 8 मोर देन, 8 ज्यादा, 8 मोर, यानी कि हमें 8 को प्लस करना है, 8 को प्लस करना है, किसमें प्लस करना है, देन दी नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। देखो इजी सा है कि नहीं, स्टेटमेंट बन गई, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, है ना। बात समझ में आई। तो यहाँ मैं फिर से समझा देती हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट को मैंने कैसे कन्वर्ट किया अपने मैथमेटिकल टर्म्स में। यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, है ना। इसका मतलब मैथ्स के टर्म्स में इसका मतलब हुआ इक्वल टू। फिर क्या बोल रहे हैं 8 मोर देन, यानी कि 8 ज्यादा, ज्यादा क्या हुआ मतलब 8 को प्लस करना है, तो हमने +8 करना है, किसी में कुछ में हमें +8 करना है। अब वो कुछ क्या है, मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। तो यहां से हम पहले x को आइसोलेट करके x निकाल लेंगे एंड फिर हम अपने नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स का जो टोटल है ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x को आइसोलेट कर लेते हैं। तो आप इस 5x को शिफ्ट कर लो लेफ्ट पे। क्या कर सकते हैं, 5x को मैंने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो गया 7x, यहाँ 5x प्लस में है, यहाँ आते ही माइनस हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 8, क्योंकि वहां अब बेचारा 8 अकेला हो गया, है ना। अब यहाँ पे 7x माइनस 5x हमारे पास आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपको x को अकेला करना है तो आपको 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे। तो आपका 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही वो
डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया 8/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आप पहले निकालो नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा 7x, जो कि हो गए 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4, तो ये आपके पास आ गए 28 की क्लास में 28 लड़के हैं। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेंथ हो क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 28। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितनी है हमारे पास 5x, तो ये आपके पास हो गया 5 इंटू 4 विच इज 20, तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 20 को क्वेश्चन था 8 मोर देन, देखो गर्ल्स कितनी है 20, लड़के 28, तो देखो क्या लड़के 8 ज्यादा नहीं, जो नंबर है बॉयज का स्ट्रेंथ है जो 8 ज्यादा नहीं है ना, यानी कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही किया है। तो ये आप काइंड ऑफ गेसिंग भी कर सकते हो, अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हमें निकालनी है टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे हो गई 28 प्लस 20 विच वुड बी इक्वल टू 48। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगी, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स in a class is 48, यानी कि क्लास में टोटल 48 स्टूडेंट्स है। क्लियर है बात, इजी सा है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत टफ नहीं है, इक्वेशन बन गई एक बार, फिर आपने सॉल्विंग तो कर ही लेनी है अगर आपको रूल्स याद है तो, अगर रूल्स याद नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है 3 consecutive integers, क्या कहे 3 consecutive integers add up to 51। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है consecutive, इसका मतलब क्या है, consecutive का मतलब क्या होता है एक के बाद एक, जैसे कि 1 के जस्ट बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि 2, 3, 4 आपस में consecutive है, बिकॉज 2 के बाद 3 का जस्ट नेक्स्ट नंबर हो गया 4। तो यहाँ पे वैसे ही मैं ये भी कह सकती हूँ कि 7, 8, 9 से मैंने लिखा 7, 8, 9, तो ये तीनों भी कैसे हुए कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक आ रहे हैं, कोई भी हमने नंबर यहाँ पे स्किप नहीं किया, जस्ट 1 को ऐड किया। तो 7 के जस्ट बाद 8, 8 के जस्ट बाद 9, ऐसे ही 11, 12, 13 ये भी कैसे हुए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मैं 3 क्यों ले रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में 3 की ही बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ 11, 12, 13 भी आपस में कैसे होंगे कॉन्जिक्यूटिव, बिकॉज वो एक दूसरे के जस्ट बाद है, कोई भी नंबर हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। ये आपकी हो गई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, मान लेते हैं let the consecutive integer be x। अगर आपका पहला नंबर x है तो उसके जस्ट बाद नंबर क्या होगा, अगर आपका पहला नंबर 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो आपने 1 से 2 कहाँ कैसे पहुंचे +1 करके, है ना। 2 से 3 पे कैसे पहुंचे, फिर से +1 करके। तो यहाँ पे अगर आपका पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x+1 एंड लास्ट वाला क्या होगा x+2, है ना। आपने पहले नंबर में +1 किया, फिर लास्ट वाला फाइंड करने के लिए आपने +2 कर लिया। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए x, x+1, x+2। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इंटीजर्स हैं दे ऐड अप टू 51, यानी कि उनका जो सम है वो कितना दिया है हमें, इन तीनों नंबर्स का सम कितना दिया है 51। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से अगेन ATQ दैट इज क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका x प्लस सेकेंड प्लस थर्ड जो टोटल है वो हमें दिया है 51, है ना। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ये हो गया x प्लस 1 प्लस x+2। ठीक है, अब देखो ये x तीनों क्या है लाइक टर्म्स है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए 3x
एंड 1 एंड 2 आपस में लाइट में, तो 1 + 2 हो गया 3, तो 3x + 3 इज इक्वल टू 51। अब हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट, तो यानी कि पहले हम इस +3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 को मैंने शिफ्ट किया तो ये हो गया 51 - 3, 51 - 3, तो ये हमारे पास क्या बचा 3x इज इक्वल टू 48, है ना। 51 में 3 माइनस किया 48, और ये क्या है हमारे पास 3x। अब इस 3x में आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो अब आप 3 को शिफ्ट करोगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे 3 अगर हमने शिफ्ट किया तो आपका 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका x कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, जल्दी से ये आपका 3 1 = 3 और ये आपका 1 1 कैरी गया 6, तो यानी कि आपका x की वैल्यू आ गई 16। अब हम अपना फाइंड करेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो पहला नंबर क्या हो गया x, जो कि हमारे पास आ गया 16। नेक्स्ट क्या होगा, x आ गया 16, नेक्स्ट क्या है x + 1, तो वो क्या हो जाएगा 16 + 1 दैट इज 17, और थर्ड क्या है x + 2 यानी कि 16 + 2 विच इज 18, है ना। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है, वो क्या आएगा कि द थ्री consecutive integers are 16, 17 and 18। ये हो गया हमारा आंसर कि जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हुए 16, 17, 18, जिनका टोटल सम कितना आएगा 51 आएगा। बात समझ में, तो ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अब अपनी बुक से और प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है। आई डू रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, एंड इनकेस आपको कोई भी हेल्प मिली हो फ्रॉम द चैप्टर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।